हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खुमेश साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है राइट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द जॉइंट मेथड। आ रही बात समझ में? तो जॉइंट मेथड का यूज करना अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं। ओके, तो उनसे क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ सकते हैं राइट, या फिर मैं कहूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको जानना चाहिए राइट, जो आगे है ना डिफरेंट वैरायटी के जब आप ट्रस के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे राइट, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो क्या क्या वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर। ओके, मैं कोई भी डिफरेंट बातें नहीं करूंगा। अभी तक हमने जो भी ट्रस के बारे में जाना है, सीखा है राइट, उन्हीं के बेसिस पे कुछ मैं जनरलाइज्ड रिजल्ट आपको दिखाऊंगा राइट, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए जब आप और भी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। ओके, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, आप फील कर पाएंगे कि मैं कोई डिफरेंट बातें नहीं करूंगा। ओके, जो भी सीखे अभी तक उसी के बारे में ही बात करूंगा, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे है ना दिखाऊंगा डियर। तो ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। ओके, तो आपको एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस का मीनिंग तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेन ट्रस का एनालिसिस का मतलब ये होता है डियर कि अननोन्स को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना? अननोन्स को फाइंड आउट करना। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रॉब्लम किए हमने है ना, और मैं आपको जॉइंट मेथड के कंसेप्ट से उन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में अननोन्स को फाइंड आउट करना सिखाया है। और वो जो अननोन्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रस के एनालिसिस के दौरान है ना फाइंड करते हैं, वो अननोन्स बेसिकली क्या होते हैं? यदि मैं अननोन्स की बारे में बात करूं, जब एनालिसिस करने जाऊंगा प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर को, तो दो तरह के अननोन हो सकते हैं डियर, दो तरह के अननोन्स। ठीक, पहला अननोन तो हो सकता है आपका नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस राइट, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ अननोन्स होता है जब आप ट्रस के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने जाएंगे तो। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रस स्ट्रक्चर को, जो गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर है, उसमें किस किस टाइप के सपोर्ट्स प्रोवाइड हुए हैं, किस किस टाइप के सपोर्ट्स प्रोवाइड हुए हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं राइट। तो इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में मैं बोलना चाहूं तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, लेट सपोज दिस इज नथिंग बट आर, दिस इज नथिंग बट व्हाट? आर, कैपिटल आर। क्लियर है? अब ये कैपिटल आर कुछ भी हो सकता है। सपोज एक ट्रस के स्ट्रक्चर को है ना हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है, तो हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन और रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन, तो टोटल कितने रिएक्शन? टोटल कितने? मच बेटर, टोटल कितने एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन? तो 3 रिएक्शन बोलोगे आप, है ना। तो ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वैरी करेगा डियर। सपोज कोई ट्रस का स्ट्रक्चर है जिसमें हिंज सपोर्ट है, मतलब 2 तरह के सपोर्ट है, जो दोनों कैसा हिंज सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट में 2-2 रिएक्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो टोटल कितने रिएक्शन? टोटल एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे? 4 बोलोगे, है ना। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बात करना चाहूं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तो मैं क्या कह पाऊंगा? दैट इज नथिंग बट आर। ध्यान रखिएगा, ये आर किसको बताएगा? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर बात है राइट। तो ये मैं ये हमारे लिए नई बात है क्या? नहीं है, मैं बिल्कुल भी नई बात नहीं कर रहा हूं डियर। ये इस आर से आप है ना अच्छे तरह से फैमिलियर है। ओके ना, अब हम अननोन्स में ही बात करें तो हम है ना और भी किस तरह के अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं ट्रस के एनालिसिस में, प्लेन ट्रस के एनालिसिस में। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं डियर नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स। और इंटरनल रिएक्शन फोर्स दैट इज नथिंग बट दी मेंबर फोर्स, दैट इज नथिंग बट दी मेंबर फोर्स। और आपको पता है डियर, ट्रस के स्ट्रक्चर में जो मेंबर होते हैं है ना, वो हमेशा एक्सियल फोर्स कैरी करता है। कौन सा फोर्स कैरी करता है? एक्सियल फोर्स। ओके, यदि मैं एक पर्टिकुलर मेंबर की बात करूं तो एक पर्टिकुलर मेंबर में
कितने एक्सियल फोर्स होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 1। अरे बात समझ में? आपका जवाब होना चाहिए 1, राइट। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा डियर आप, है ना, एवरी मेंबर, राइट, एवरी मेंबर कैरी ओनली एंड ओनली 1 एक्सियल फोर्स। अरे बात समझ में? तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो मैं कहूं आपके पास ट्रस का स्ट्रक्चर है और उसमें सपोज उस ट्रस के स्ट्रक्चर में 5 मेंबर है, तो कितने मेंबर फोर्स है उस ट्रस के स्ट्रक्चर में? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? 5। क्या होना चाहिए आपका जवाब? 5 होना चाहिए डियर। क्लियर है? यदि मैं इन जनरल फॉर्म में बात करूं, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स, या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ मेंबर फोर्स इन गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, कितने होंगे? तो मैं क्या बोलूंगा, यदि m नंबर ऑफ मेंबर्स है उस गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर में, तो मैं कह सकता हूं कि उस गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर में जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे, जो मेंबर फोर्स होंगे, वो कितना होंगे? m होंगे। तो इन जनरल फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो इसको बोल सकता हूं, क्या बताइए? तो m, यदि स्मॉल m से मैं डिनोट करता हूं तो। क्लियर बात है? ओके। तो इस तरह मेरे को ये समझ में आया कि प्लेन ट्रस की एनालिसिस करने जाऊंगा तो मैं अननोन्स फाइंड आउट करूंगा, तो वो क्या क्या होंगे? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होंगे एज वेल एज नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं क्या बोलूंगा? मेंबर फोर्स, दैट इज m। तो मैं यदि बोलूं कि आपको कितना नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करना होगा ट्रस का एनालिसिस करना है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स प्लस नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं बोलूंगा मेंबर फोर्स। तो मैं कह सकता हूं टोटल अननोन्स दैट इज इक्वल टू m प्लस r। क्लियर बात है जी? क्लियर है क्या? ओके सर, यहां तक तो क्लियर है। अब जब भी आपको अननोन्स फाइंड आउट करने की बात होगी, जब भी आपको अननोन्स फाइंड आउट करने की बात होगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? वर्डिंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा डियर। मैंने क्या कहा? अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो अननोन्स को फाइंड आउट करने जाओगे। तो ट्रस स्ट्रक्चर में बात करूं, जब मैं एनालिसिस करने जाऊंगा, अननोन्स को फाइंड आउट करने जाऊंगा, तो आपको पता है डियर, मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करता हूं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करता हूं डियर, ये आपको पता है। क्लियर बात है? ये आपको पता है, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मच बेटर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करने वाले हो, राइट। और वो क्या कहलाएगा आपके लिए? अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द एनालिसिस ऑफ गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर। या फिर मैं कह सकता हूं, जब मैं टोटल अननोन फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो ये भी कह सकता हूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्लेन ट्रस, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए डियर, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सर ये मेरे को कैसा पता रहेगा? मैं तो ट्रस का स्ट्रक्चर एनालिसिस करने जाऊंगा, है ना, तो सारे अननोन्स को फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैंने कितने इक्वेशंस यूज किया है, तभी बता पाऊंगा सर कि अवेलेबल मेरे पास कितना है। ऐसे ही बोलोगे आप? ऐसे ही बोलोगे ना? ओके। तो चलिए इसको मैं, है ना, यहाँ रिलेट करता हूं मैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2 लिखा हुआ है, जाना पहचाना लग रहा होगा, राइट। पार्ट 2 न्यूमेरिकल वाले जो प्रॉब्लम्स मैं लेक्चर्स लाया हुआ था, है ना, पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है डियर, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब इसको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बोलने का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। इसके पहले कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 1 भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उसको भी बोलने का रीज़न होगा, है ना, कंसेप्चुअल बोलने का। तो रीज़न आपको ये अभी समझ में आएगा डियर, ठीक है, रीज़न अभी समझ में आएगा। तो अभी तक मेरे को इतना समझ में आ गया कि ट्रस का एनालिसिस, प्लेन ट्रस का एनालिसिस करने जाऊंगा तो टोटल अननोन जो होंगे वो क्या होंगे? m प्लस r। अब इस टोटल अननोन को मेरे को फाइंड आउट करने के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ, है ना, इक्वेशंस देखना है, और इक्वेशन में कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, तो इसके लिए कुछ जनरलाइज फॉर्म हो सकता है क्या सर? कि मैं ट्रस के एनालिसिस को मतलब ट्रस, गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने से पहले मेरे को पता हो
कि अवेलेबल नंबर ऑफ टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास कितने हैं, इस टोटल अननोन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ तो ऐसा जनरलाइज फॉर्म होना चाहिए जो जिससे कि मैं बता पाऊँ या फिर मेरे को पता रहे कि मेरे पास अवेलेबल कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, टोटल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर बात है? तो चलिए यहाँ से वो चीज़ समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं एक जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा, जनरलाइज फॉर्म, राइट, कि ट्रस स्ट्रक्चर को आप देखोगे, राइट, और आप तुरंत बता पाओगे कि यस मेरे पास टोटल अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, ये आप बता पाओगे। जिस तरह इधर मैं जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे बताया हुआ है, इसी तरह से आप इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में भी बता पाओगे कि टोटल अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितने हैं। क्लियर बात है जी? ओके, तो देखिए तो इस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2 में ये पूछा गया था डियर आपको कि सभी मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सभी मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ऐसा कुछ पूछा गया था आपको। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? तो जब मैं इसका एनालिसिस करने गया, राइट, तो मैं सभी अननोन्स को फाइंड आउट किया हुआ था, यदि आपको पता होगा तो। सर सभी अननोन्स का मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर है एक्सटर्नल रिएक्शन, वो डिपेंड करता है सपोर्ट रिएक्शन पे, सॉरी जो सपोर्ट प्रोवाइड है। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड था, यहाँ पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड था, यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन, मतलब ये सपोर्ट के ऊपर डिपेंड किया कि 3 रिएक्शन है। कितना? 3 रिएक्शन। कैसा? एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स। तो मैं इसको फाइंड आउट किया, RAX, RAY, RDY तीनों की वैल्यू फाइंड आउट किया, क्या यूज करके? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया यहाँ पे बताइए, तो बताइए, काउंट करते जाएंगे, 1 2 3। क्लियर है? क्लियर है जी? उसके बाद जब मैं एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट किया, तब फिर मैं इंटरनल रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने गया, और इंटरनल रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या किया, सभी ज्वाइंट्स को ओपन किया, मेंबर्स को ओपन किया, ज्वाइंट्स को ओपन किया, और जो मेंबर फोर्स है उसको मैं ज्वाइंट्स में रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग द ज्वाइंट मेथड। क्लियर बात है? तो यहाँ से फिर मैं क्या कर पाया, जो भी इंटरनल रिएक्शन फोर्स है दैट इज नथिंग बट द मेंबर फोर्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाया, है ना। और ये भी तो एक अननोन का ही पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया इंटरनल रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। यदि मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखते हैं कितना होगा। तो देखिए, तो बाय यूजिंग द ज्वाइंट मेथड, आपको पता है डियर, सेलेक्ट दैट ज्वाइंट विच हैज कैरी मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स। तो हम इस तरह से, अब ज्वाइंट मेथड अप्लाई करना आपको आता है, तो मैं इस तरह से सबसे पहला किसको सेलेक्ट किया था, याद किया होगा, तो ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया था, राइट। अब ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, ओके, तो यहाँ पे कितना इक्वेशंस यूज कर पाता हूँ मैं, बताइए तो। किसी भी ज्वाइंट में यदि मैं इक्वेशन यूज करने जाऊंगा तो कितना यूज कर पाता हूँ, 2। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है। कैसा होता है? कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है, राइट। यहाँ पे 3 इक्वेशंस क्यों यूज कर पाता हूँ मैं, क्योंकि इस होल ट्रस के स्ट्रक्चर को यदि मैं बॉडी कंसिडर करूँ, राइट, और ये ट्रस स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेन है, तो एक बॉडी कंसिडर करूँ तो प्लेन बॉडी बोल सकता हूँ। और प्लेन बॉडी के द्वारा कंसिडर करूँ डियर, तो यहाँ पे देखोगे जो फोर्स का सिस्टम अप्लाई हुआ है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में अननोन्स को फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होते हैं। कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होते हैं? 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होते हैं। तो मैं इस 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके अननोन्स को फाइंड आउट कर पाया। क्लियर बात है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं ज्वाइंट ए सेलेक्ट किया, तो बताइए क्या यूज किया, देखो, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0। ए ज्वाइंट में 2 इक्वेशन यूज किया, राइट। अब ये समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन यूज किया, और ये कौन सा इक्वेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट। और इसको यूज करके मैं क्या किया, यहाँ पे 2 अननोन को फाइंड आउट कर पाया, मेंबर फोर्स इन AB, राइट, मेंबर फोर्स इन AE। क्लियर बात है, ऐसे किए थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे कितना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज हुआ, 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज हुआ। क्लियर है जी, ओके। नाउ
फिर उसके बाद मैं कहाँ गया बताइए, मैं ज्वाइंट बी में गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, सबसे पहले ज्वाइंट ए गया था, उसके बाद दूसरा ज्वाइंट गया, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं ज्वाइंट बी में गया डियर, देखिए तो ये ज्वाइंट बी में गया, ओके। तो यहाँ से ए बी तो फाइंड आउट हो चुका था, राइट, तो अननोन बी और बी सी बचा। तो यहाँ फिर मैं क्या यूज किया बताइए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। फिर से मैं दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, क्लियर है। और मैं यहां पर ज्वाइंट बी में दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, राइट, फिर से दो अननोन को फाइंड आउट कर पाया डियर। और कौन सा अननोन, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, मतलब मेंबर फोर्स, क्लियर। तो मेंबर फोर्स इन मेंबर बीई फाइंड आउट किया, मेंबर फोर्स इन मेंबर बीसी फाइंड आउट किया, क्लियर बात, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। नाउ फिर मैं ज्वाइंट सी को कंसीडर किया, ज्वाइंट सी को कंसीडर किया, राइट। तो यहां पे देखो बीसी फाइंड आउट हो चुका था यहां से, ओके, और हाँ बीसी फाइंड आउट हो चुका था। तो मैं यहां से फिर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वीडियो के साथ बने रहिएगा डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूं, ओके। चलिए, तो यहां पे फिर से मैं दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, ओके। फिर मैं इस सी ज्वाइंट में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके फिर से दो अननोन फोर्स को फाइंड आउट किया, मेंबर फोर्स इन ईसी मेंबर, मेंबर फोर्स इन सीडी मेंबर, क्लियर बात है, ओके सर, फाइन। उसके बाद मैं कहाँ गया, ज्वाइंट डी में गया, ज्वाइंट डी में गया, ज्वाइंट डी में गया, क्लियर बात है। अब देखिए तो मैं यहाँ पे कितने फोर्स फाइंड आउट कर चुका हूँ, 1 2 3 4 है ना, 5 6 फोर्स फाइंड आउट कर चुका हूँ। मेंबर्स कितने बताइए, तो स्ट्रेस स्ट्रक्चर में 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर है, तो 7 अननोन्स होंगे, 7 इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे। 6 तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, ए ज्वाइंट बी ज्वाइंट सी ज्वाइंट को यूज करके, क्लियर है सर। तो एक ही फोर्स बचा हुआ है, और कौन से मेंबर में बचा हुआ है बताइए, तो ईडी मेंबर में फोर्स बचा हुआ है, क्योंकि सीडी तो फाइंड कर चुका हूं मैं यहां से, तो ईडी बचा हुआ है डियर। तो एक अननोन बचे हुए, मतलब मेरे को कितना इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा क्या डियर, क्लियर है। तो मैं एक ही इक्वेशन यूज किया डियर यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया बताइए, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्लियर बात है क्या जी, ओके। तो मैं यहाँ पे पूछूं, है ना, कि आपने कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया स्ट्रेस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए। स्ट्रेस स्ट्रक्चर में मौजूद जितने भी अननोन्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने कितना इक्वेशन यूज किया, राइट। तो जो भी इक्वेशन यूज किया है डियर, कौन सी इक्वेशन को यूज किया, जो अवेलेबल है, वर्डिंग को ध्यान रखना, जो अवेलेबल है उसी को तो यूज करोगे। तो वो है ना, वो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, राइट, कितने हैं, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रेस स्ट्रक्चर की जितने भी अननोन्स है उसको फाइंड आउट कर पाए, क्लियर बात है। तो आपने सभी अननोन्स को फाइंड आउट कर पाए कि नहीं, पहले तो ये चेक कीजिए। रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस फोर्स, या फिर मैं बोलूँ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, सभी फाइंड आउट हो गए, है ना। 7 मेंबर थे, तो 7 मेंबर फोर्स भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। अब मैं काउंट करता हूं कि टोटल कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस मैंने यूज किया, राइट। टोटल कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस मैंने यूज किया, और इक्वेशन बोल रहा हूं मतलब बाय डिफॉल्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्लियर है जी, ओके। तो जितना अवेलेबल होगा उतना ही आप यूज कर पाओगे डियर, क्लियर। तो टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की यदि मैं बात करूं जिसको मैंने यूज किया है सभी अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो देखेंगे तो 1 2 3, क्लियर बात है। यहां पे 2, यहां पे कितना यूज किया हूं मैं, 2। यहां पर कितना यूज किया हूं बताइए, 2, ठीक है। यहां पर कितना यूज किया हूं बताइए,
2, यहां पर कितना यूज क्यों बताइए 1। क्लियर? तो टोटल बात करूंगा डियर, तो कैसे बोलूंगा देखना। अब मैं यहां से काउंट कर रहा हूं, मैं ग्रीन कलर से काउंट कर रहा हूं, टोटल देखेंगे तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं क्या कहूंगा, स्ट्रेस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, या फिर मैं कहूं स्ट्रेस स्ट्रक्चर में मौजूद जितने भी अननोन्स है उसको फाइंड करने के लिए टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कितने हैं 10 है। आपका जवाब होना चाहिए कितने हैं 10 है। क्लियर बात है जी। तो कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे सर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यहां भी आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, ये तो वही इक्वेशन है क्या सर, सेम दिख रहा है। तो ये सेम नहीं है डियर, सेम नहीं है। आ रही बात समझ में? यहां पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एट ज्वाइंट बी इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, इस ज्वाइंट बी में जब अप्लाई करने जा रहे हो तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एट ज्वाइंट बी इक्वल टू 0। अलग हुआ ये। यदि मैं एक ही बात कर रहा हूं इस ज्वाइंट ए में, जब समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या बता रहा है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एट ज्वाइंट ए इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एट ज्वाइंट ए इक्वल टू 0। ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही। तो डिफरेंट हुआ ना डियर, डिफरेंट हुआ ना। क्लियर बात है? क्योंकि ए ज्वाइंट में अननोन देखोगे एफ ए ई एफ ए बी है, तो इस फॉर्म में रहेगा ये जो इक्वेशन है। ओके, बी ज्वाइंट में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे बी ई एफ बी ई बी सी इस फॉर्म में है ना, इस अननोन के फॉर्म में रहेंगे ये समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मैं बोल रहा हूँ सभी ज्वाइंट में तो है ना वो सेम, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, फिर इतना दिन में फिर सीखे क्या यार, ज्वाइंट मेथड के ऊपर इतना बड़ा मैं प्रॉब्लम कराया हूँ आपको, है ना, और ऐसे डाउट आएगा आपको तो फिर तो कोई मतलब नहीं है फिर डियर इतना बेसिक से पढ़ाने। फिर क्लियर है जी? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ, ऐसा मैं बोलूं, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, ऐसा यदि मैं बात करूं डियर, ऐसा यदि मैं बात करूं है ना, तो ये टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है, बेसिकली यही 10 है। यही क्या है 10, जो 10 मैंने काउंट किया हुआ है यही है। ओके, तो सर मैं यदि जानना चाहूं कि कोई भी प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर मेरे पास है ना, अब उसका मैं एनालिसिस करने जाऊंगा। राइट, मैं एनालिसिस करने जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, इस टोटल अननोन को फाइंड आउट करने जाऊंगा। तो मेरे पास अवेलेबल और भी कैसा, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं। तो क्या मैं एनालिसिस करूंगा उसके बाद काउंट करूंगा तब पता चलेगा क्या मेरे को, तो ऐसा नहीं है डियर। तो देखिए यही 10 को मैं है ना इस ट्रस स्ट्रक्चर को बिना एनालिसिस किए मैं ये बता पाऊंगा कि मेरे पास टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं। सर कैसे, तो देखिए मैं यदि बात करूं नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन एनी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, जो आपको प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर दिया रहेगा है ना, तो कितने हैं डियर बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप, सर मेरे पास प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर होगा, यदि मैं उसको देख पाऊंगा, यदि मेरे पास होगा वो प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर है ना, तो मैं इसको देखूंगा और काउंट करूंगा सर ज्वाइंट को, तो बता दूंगा। आ रही बात समझ में? ऐसी बोलोगे ना आप। लेकिन मैं बोल रहा हूं इन जनरल कोई प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कैसे होंगे, तो आप क्या बोलोगे। मैं सपोज करता हूं सर कि नंबर ऑफ ज्वाइंट्स सपोज जे है, क्या है, जे है, क्या है जी, जे, ऐसा आप बोलोगे। तो फिर आप बोलोगे कि यही जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है सर जो उस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर में मौजूद है।
जो उस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर में मौजूद है, यही नंबर ऑफ ज्वाइंट, दैट इज नथिंग बट जे। ऐसे ही बोलोगे आप, क्लियर बात है? ओके, तो मैं कहता हूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, जो अभी मैं यहां पे डिफाइन किया, कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। क्लियर है? तो इसको मैं कह सकता हूं डियर, इसको मैं कह सकता हूं कि इफ द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन द गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर इज जे, सो टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, या फिर मैं कहूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द analysis of that particular plane truss structure will be nothing but what? 2j, will be nothing but what? 2j। क्लियर है जी? ओके, तो यहां पर यदि मैं इसी 10 को डिफाइन करना चाहूं, है ना, तो मैं ऐसे एनालिसिस करके ऐसे काउंट करूंगा, तब बताऊंगा। ऐसा नहीं डियर, आप इसमें जस्ट काउंट कीजिए कि कितना ज्वाइंट है, जस्ट काउंट कीजिए कि इसमें कितना ज्वाइंट है, राइट? तो आपको एनालिसिस करने से पहले आपको पता रहेगा कि आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं इस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए। क्लियर? तो काउंट कीजिए, तो ग्रीन कलर से काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। कितना? 5। तो मैंने क्या कहा? टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। क्लियर? कितना होगा बताइए? 2j। ओके, तो मैं कह सकता हूं 2j इक्वल टू 2 इंटू ज्वाइंट कितना काउंट किया बताइए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू क्या होगा बताइए डियर? 10 होगा क्या जी? इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा डियर, है ना? तो ये जो 2j जो है डियर, ये किसको डिफाइन करता है? ये किसको डिफाइन करता है? टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। और फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस मैं कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ डियर, इस टोटल अननोन्स को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टोटल कितने होंगे? तो कितने होंगे डियर? 2j होंगे। कितने होंगे? 2j होंगे। क्लियर बात है? क्लियर है क्या जी? ओके, नाउ अब यदि मैं बात करूं, है ना, इतना तो समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ अब देखिएगा, है ना, एक बेसिक सा मैथ्स वाली बात कर रहा हूं मैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू 4, राइट? x - y इक्वल टू 2, राइट? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में मैं बोल रहा हूं डियर, x + 2y प्लस z इक्वल टू 4, x माइनस y, ओके, x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। ये दो तरह का इक्वेशन ऑफ सिस्टम आपको देके रखा हुआ है। क्लियर बात है? राइट, बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए, मैं कह रहा हूं आपको फर्स्ट कंडीशन में कि डियर आपके पास दो अवेलेबल इक्वेशन है, राइट? ये अवेलेबल वर्ड का हमेशा ध्यान रखना डियर, अवेलेबल वर्ड का। क्लियर है? मैं यहां रिलेट कर रहा हूं, दो इक्वेशंस अवेलेबल है। दो इक्वेशन क्या है जी बताइए? अवेलेबल है, और अननोन्स को फाइंड आउट करो। तो आप इसमें देखोगे कि यस, दो इक्वेशन अवेलेबल है, सही बोल रहे हो सर आप। अननोन्स क्या क्या है? x है और क्या है? y है। x है और क्या है? y है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे इसको? मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट? तो यहां पे इस कंडीशन में देखूंगा तो ये जो अननोन्स है वो क्या है बताइए?
अवेलेबल इक्वेशंस के इक्वल है। अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल है। अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल है। क्लियर? तो मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर पाऊंगा इस अननोन को और इस अननोन दोनों को, क्योंकि अननोन्स है इक्वल अवेलेबल इक्वेशन के। ओके, और फाइंड आउट कर पाऊंगा मतलब डिटरमाइन कर पाऊंगा, राइट? तो इस कंडीशन में क्या मैं यह कह पाऊंगा क्या कि ये जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, इक्वेशन ऑफ सिस्टम है कैसा है? डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट है क्योंकि मैं डिटरमाइन कर पाया। क्लियर बात है क्या? ओके, नाउ सेकंड केस में देखोगे आप, इस सेकंड केस में यहां भी मैं इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिया हूं। इक्वेशन ऑफ सिस्टम मतलब सर एक से ज्यादा इक्वेशंस का ग्रुप। क्लियर बात है? तो यहां पे आपके पास फिर से मैं बोल रहा हूं कि दो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन है। अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? दो है। अवेलेबल मतलब जो आपको दिया गया है। क्लियर बात है? तो दो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन है। क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि आपको अननोन फाइंड आउट करना है, राइट? तो पहले तो देखो आप इसमें अननोन कितने हैं, तो देखो तो 1 2 3 XYZ मतलब 3 अननोन्स की बात हो रही है। 3 अननोन्स की बात हो रही है और आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं बताइए? 2 ही है। तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर आप, राइट? 2 इक्वेशन है, 3 अननोन्स, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स ग्रेटर देन है सर किससे? अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डियर, आप समझ जाइएगा। नंबर ऑफ अननोन्स ग्रेटर देन है सर अवेलेबल इक्वेशन से। तो मैं अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। जो भी अननोन्स है यहाँ पे देखो, मैं पूरे अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, राइट? इस 3 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशंस तो चाहिए मेरे को इन 3 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अवेलेबल इक्वेशंस तो कम है सर, तो मैं क्या बोलूंगा? XYZ 3 अननोन्स और 2 अवेलेबल इक्वेशन। तो मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा अननोन को, तो मैं कह पाऊंगा कि बताइए तो कैसा है? इनडिटरमिनेट है। ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम कैसा है? इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ? मैं बिल्कुल बता पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल बता पाऊंगा कि इफ द अननोन्स इज इक्वल टू अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, तो जो सिस्टम होगा कैसा होगा? डिटरमिनेंट होगा। इफ द अननोन्स इज ग्रेटर देन अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, तो मैं क्या बोलूंगा? इनडिटरमिनेंट है जो गिवन सिस्टम है वो। क्लियर बात है? तो चलिए तो फिर हम इस ट्रस स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं। ट्रस स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे, और कौन सा ट्रस स्ट्रक्चर? प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर। कि प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर भी है ना डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है डियर, क्योंकि यहां पर हम ऐसा भी तो बात करते हैं ना। देखो अननोन्स की बात हो रही है और अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है ना? हो रही है, बताइए तो। ओके, तो मैं क्या कहूंगा जी? मैं क्या कहूंगा डियर, है ना कि m प्लस r ये क्या बताइए? अननोन है। क्लियर? टोटल अननोन्स, मच बेटर टोटल अननोन्स, राइट? अब मेरे पास अवेलेबल इक्वेशंस, वो भी कैसा बोलूंगा मैं? टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, या फिर मैं कहूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल अननोन्स फॉर अ पर्टिकुलर प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर। ऐसा भी बोल सकता हूं क्या? बताइए तो। अवेलेबल इक्वेशन का यूज अननोन को फाइंड आउट करने के लिए करूंगा ना। ओके, तो यहां पे जिस तरह मैंने डिफाइन किया, अननोन्स आर इक्वल टू अवेलेबल इक्वेशन, अननोन्स आर इक्वल टू अवेलेबल इक्वेशन। तो इस कंडीशन में मैं गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर को क्या बोल पाऊंगा बताइए? डिटरमिनेंट ट्रस बोल पाऊंगा क्या जी?
क्या बोल पाऊंगा बताइए? डिटर्मिनेंट ट्रस बोल पाऊंगा क्या? यस, क्या बोल पाऊंगा? डिटर्मिनेंट ट्रस। क्या बोल पाऊंगा बताइए? डिटर्मिनेंट ट्रस, डिटर्मिनेंट ट्रस। क्लियर? अब यहां पे जो इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, ये कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा हूं? स्टैटिक के इक्वेशन को यूज कर रहा हूं क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज कर रहा हूं क्या? क्लियर बात है? ये सभी कैसा है जी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना? क्लियर है? नहीं, ये जो 2J बता रहा हूं ये क्या बेसिकली बताइए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो ये जो डिटर्मिनेंट ट्रस डिफाइन किया डियर, ये इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस। क्लियर है? तो ये जो डिफाइन किया m प्लस आर इक्वल टू 2J, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में है ये, और जनरलाइज्ड फॉर्म में मतलब किसी भी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है ये। क्लियर है? किसी भी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। ओके, तो मैं गिवन प्लेन ट्रस की स्ट्रक्चर को ये चेक करके बता पाऊंगा कि वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए होगा कि उस ट्रस स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स हैं, उस ट्रस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, और ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रस स्ट्रक्चर को किस किस टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है एक्सटर्नली। क्लियर बात है? एज वेल एज मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि उस प्लेन ट्रस की स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ जॉइंट है वो कितने हैं। यदि मैं ये पाया m की वैल्यू और r की वैल्यू का सम एज वेल एज 2 into j इसका वैल्यू दोनों बराबर पाया, दोनों इक्वल पाया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है सर। और मैं उस ट्रस के स्ट्रक्चर को, उस प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर को फुल्ली एनालिसिस कर पाऊंगा। मतलब जितने भी अननोन्स फाइंड आउट करने की बात होगी, चाहे वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हो, चाहे वो इंटरनल मेंबर फोर्स हो, आरी बात समझ में, मैं सारे अननोन्स को फाइंड आउट कर पाऊंगा सर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं डियर, जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं। सर कैसे? तो चेक करके देखते हैं इसको। ओके, यहां पर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रस का स्ट्रक्चर है डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं। ओके, तो अभी तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता दिया हूं, तो आप तो बिल्कुल बोल पाओगे सर हमने तो सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, तो ये तो कैसा है? डिटर्मिनेंट ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि चेक करूं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करूंगा? इस इक्वेशन से। कैसे चेक करूंगा? इस इक्वेशन से। क्लियर बात है? तो देखेंगे m की वैल्यू क्या है डियर बताइए। तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू की मैं बात करूं, है ना, कहां पे बताऊं मैं? ओके, चलो यहीं पे बताता हूं। m की वैल्यू की बात करूं तो देखोगे कितने मेंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7। ओके फाइन, 7 मेंबर है सर। ज्वाइंट की वैल्यू बताओ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ज्वाइंट है सर, 5 ज्वाइंट। देखेंगे ज्वाइंट की वैल्यू क्या है? 5 है। क्लियर बात है? ओके सर, क्लियर है। और बताइए तो कौन सी वैल्यू चाहिए मेरे को? r की वैल्यू चाहिए। r मतलब व्हाट? r मतलब व्हाट? क्या है r? रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितने बताइए? अब ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रस स्ट्रक्चर में किस किस टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। तो जिस तरह आप देख पा रहे हो इस प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर में एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। मे भी पॉसिबिलिटी कि दोनों सपोर्ट हिंज हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी कि दोनों सपोर्ट हिंज हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी कि दोनों सपोर्ट रोलर हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। क्लियर बात है जी? ओके, तभी तो यहां पे जो r लिखा हूं मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखा हूं। क्लियर है ना? ओके, तो चलिए फिर यहां पे r की वैल्यू मैं क्या बोल पाऊंगा डियर बताइए? 3 बोल पाऊंगा एज पर द गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, एज पर दी सपोर्ट प्रोवाइडेड, जिस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है।
चेक करिए तो सर इसमें कि स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं। ओके तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डियर, देखेंगे यहीं पे ना, m प्लस आर की वैल्यू बताइए तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, बिल्कुल क्लियर बात। 2j की वैल्यू क्या है बताइए, तो जूम करना ना इसको थोड़ा, 2j की वैल्यू है 2 इंटू जे मतलब 5 इक्वल टू 10, क्लियर। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो m प्लस आर की वैल्यू है वो भी 10 है, 2j की जो वैल्यू है वो भी 10 है, मतलब दोनों कैसा है, इक्वल है, दोनों कैसा है, इक्वल है। और ये जो 2j है ये क्या बता रहा है, अवेलेबल टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हूं मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूं डियर, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ, है ना, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस इक्वल टू 2j, या फिर मैं कहूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल अननोन्स दैट इज m प्लस r, है ना, ये क्या है बताइए, 2j के बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल अननोन्स 10 है और टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 10 है, तो मैं कह पाऊंगा सर, मैं कह पाऊंगा कि ये जो गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर कैसा है, m प्लस आर इक्वल टू 2j, m प्लस आर इक्वल टू 2j। तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है डियर कि ये जो प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर है कैसा है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस। ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये जो गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर है डियर ये कैसा है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। आ रही बात समझ में? ओके तो जब भी डियर आपको गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर का फुल्ली एनालिसिस करने की बात होगी, फुल्ली मतलब सभी मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात होगी, ओके राइट, या फिर मैं कहूं एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, सभी वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात होगी, है ना। तो पहले तो आप चेक कीजिए कि ये ट्रस का स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, क्लियर बात है। हम तो ये समझ गए कि m प्लस आर इक्वल टू 2j से हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, क्लियर बात, ओके। और स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस का मीनिंग क्या होगा डियर, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस का मीनिंग क्या होगा, तो सिंपल सा मीनिंग है जी, सिंपल सा मीनिंग है, ओके, कि आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, राइट, उसको यूज करके आप यदि ट्रस के स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाए, इसी का तो मीनिंग होता है डियर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस। और एनालिसिस कर पाए मतलब टोटल अननोन्स को फाइंड आउट कर पाए बाय यूजिंग दी टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दैट इज नथिंग बट 2j, क्लियर है, ओके सर। तो सर जैसे कि आपने ये सिंपल आप इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिए थे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला डिफाइन किए इस तरह से, तो ट्रस को भी क्या हम इनडिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं क्या, या फिर ऐसा हो सकता है क्या सर कि गिवन प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर भी इनडिटर्मिनेंट ट्रस हो, बिल्कुल पॉसिबल है डियर, बिल्कुल पॉसिबल, आप सही सोच रहे हो। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि डियर यहां पर इस इक्वेशन में आप देखोगे तो m भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है एंड j भी वेरिएबल है, और ये वैरी करेगा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, क्लियर बात। नंबर ऑफ मेंबर्स वैरी हो सकता है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सपोर्ट प्रोवाइडेड, कि वो किस किस टाइप के सपोर्ट प्रोवाइडेड है, बिल्कुल ऐसा है ना, आप बोल सकते हो। और ये ज्वाइंट भी क्या हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं, राइट। तो कई प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर ऐसा दिखेंगे आपको
ऐसा दिखेंगे कि उसमें जो टोटल अननोन्स होंगे, टोटल अननोन्स क्या होंगे, टोटल अननोन्स होंगे वो हो सकता है अवेलेबल नंबर ऑफ, या फिर मैं बोलूं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज नथिंग बट 2J से कैसा हो, ज्यादा हो, कैसा हो, ज्यादा हो। तो बताइए, तो आप मेरे को ये बताइए कि इस कंडीशन में जो सिस्टम होता है कैसा होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। इस कंडीशन में जो है ना, जो सिस्टम होता है कैसा होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। तो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा जी, इसको मैं क्या बोल पाऊंगा बताइए, इसको मैं इरेज करता हूं पहले तो, है ना, इसको मैं क्या बोल पाऊंगा डियर, स्टैटिकली indeterminate ट्रस, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट ट्रस। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके नाउ, अब ये तो हमने ये दोनों इक्वेशन की बेसिस पे जस्ट हम लोग रिलेट करके बता दिए। ओके सर, और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं क्या, और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं डियर, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके तो चलिए, तो और क्या कंडीशन हो सकते हैं, m प्लस आर, टोटल जो अननोन्स है, टोटल जो अननोन्स है वो हो सकता है टोटल अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले यहां पे देखिए डियर, हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं, मतलब क्या बात करते हैं बताइए, इसका मीनिंग क्या होता है? ओके कि हम बॉडी को क्या बता रहे हैं, रेस्ट में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रेस्ट में बता रहे हैं, मतलब स्टैटिक में बता रहे हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यदि सेटिस्फाइड हुआ गिवन बॉडी के लिए, तो उसको, उस बॉडी को मैं क्या बोलने वाला हूं कि वो बॉडी कैसा है, स्टैटिक में है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। इक्वल हुआ मतलब पूरे इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, मतलब पूरे इक्वेशंस जो अवेलेबल थे वो क्या हुआ, यूज हुआ। क्लियर है? तो मैं इसको क्या डिफाइन किया, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया हूँ स्टैटिकली, ठीक है। सेकेंड, m प्लस आर ग्रेटर देन 2J, तो यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है 2J से। क्लियर? फिर भी मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ स्टैटिकली वर्ड लिखा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन है उतना नंबर ऑफ अननोन तो मैं फाइंड आउट कर ही पाऊंगा ना यहां से। आ रही बात समझ में? मतलब मैं बात करूं, अननोन यदि 10 है, अननोन यदि क्या है, 10 है, ठीक है, अननोन यदि 10 है और अवेलेबल इक्वेशन मान लो यदि 8 है, तो आप बताइए मेरे को, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, या फिर मैं कहूं कि दो अननोन को फाइंड आउट करना है तो कितना इक्वेशन आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल 2। क्लियर है? तो यहां पर यदि मैं बात करूं 10 अननोन है, 10 अननोन है डियर, तो 10 अननोन में 8 अननोन को, है ना, 10 अननोन में, आउट ऑफ 10 में 8 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 8 इक्वेशंस तो अवेलेबल है ना। आ रही बात समझ में? तो उसको तो आप यूज कर रहे हो ना, और यूज कर रहे हो मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आप सेटिस्फाइड करा रहे हो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। और यहाँ पे पर्टिकुलर बॉडी क्या डियर बताइए? ट्रस्ट है। कैसा है? ट्रस्ट है। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2J है, इसको यूज करके आप पूरे अननोन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, पूरे अननोन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अननोन ज्यादा है, इसलिए हो गया डियर ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस्ट। क्लियर बात है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा सर
तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा डियर, इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि आप देखोगे अननोन्स कम हो गया। क्या हो गया? अननोन्स कम हो गया। जस्ट उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ। ये 8 है सपोज, और ये क्या है? 10 है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। ओके, तो अननोन्स यहाँ पे आप देखोगे क्या है? कम है अवेलेबल इक्वेशन से। क्लियर बात है? तो 8 अननोन, 8 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करके आप फाइंड तो कर लोगे, फाइंड तो कर लोगे, लेकिन ये बॉडी जो ट्रस है उसको स्टैटिक में रहने के लिए अवेलेबल जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको यूज करना ही होगा, तभी आप स्टैटिक में बोल पाओगे। या फिर मैं बोलूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो अवेलेबल है ना, तो उसको तो सेटिस्फाइड कराना ही होगा आपको, उसको तो सेटिस्फाइड कराना ही होगा, तभी आप स्टैटिक में बोल पाओगे। और अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कराने के लिए उतने है ना, ये चाहिए होगा कि उतने नंबर ऑफ आपके पास अननोन होना ही चाहिए। तो उतने नंबर ऑफ अननोन्स तो आपके पास है ही नहीं है, कम है। तो पूरा का पूरा अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो गिवन ट्रस स्ट्रक्चर का जो बॉडी है, यदि मैं बात करूं एक ट्रस स्ट्रक्चर को बॉडी कंसीडर करूं, तो वो जो बॉडी है राइट, वो कैसा है? स्टेबल नहीं है डियर, रेस्ट में नहीं है, राइट, स्टैटिक में नहीं है। ओके, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? अनस्टेबल होने वाला है डियर। कैसा होने वाला है? अनस्टेबल। क्लियर बात है क्या? तो इस तरह से है ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर। ओके, जो हमने अभी तक जो भी बातें किए थे, जो भी सीखे थे, उनसे हम लोग इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमने देखा। क्लियर? और कुछ यहाँ पे कुछ नए चीज भी हम लोग बात किए थोड़ा सा, है ना, डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट के बारे में। ओके, आ रही बात समझ में? ओके डियर, तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। राइट, ये क्या है? अनस्टेबल ट्रस को डिफाइन कर रहा है। ओके डियर, अनस्टेबल ट्रस को डिफाइन कर रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। तो उसके बाद फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। ओके, तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं फिर। ओके, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस और ये जो अनस्टेबल ट्रस है डियर, है ना, इसके बारे में मैं कल के लेक्चर में आपको देखिएगा, है ना, डिटेल में बताने वाला हूं, इसको प्रूफ करने वाला हूं। इसको क्या करने वाला हूं? प्रूफ करने वाला हूं। और याद कीजिए, आप याद कीजिए, है ना, यही इक्वेशन से हम क्या चेक करते हैं? परफेक्टनेस चेक करते हैं क्या, कि गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्टनेस को बताता है ना, तो इसी को क्या बोलता हूं मैं? परफेक्ट। क्लियर? क्या बोलता हूं जी? परफेक्ट। और यही इक्वेशन क्या डिफाइन करता है? रिजिड। ओके, बहुत ही डिटेलिंग में कल बताऊंगा मैं, मजा आएगा देखना आप, है ना। लेकिन कल के लेक्चर्स में मैं जो ही बात करने वाला हूं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो क्या? ओके, तो कल तो मैं बहुत ही डिटेलिंग में बात करूंगा, इस इक्वेशन को मैं प्रूफ करूंगा, मैं इस इक्वेशन को प्रूफ करूंगा। राइट, तो परफेक्ट रिजिड बोलते हैं इसी को, परफेक्ट या फिर रिजिड ट्रस। क्लियर है आपको? और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बताइए? ओवर रिजिड ट्रस, ओवर रिजिड ट्रस। और इस कंडीशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, अंडर रिजिड ट्रस, अंडर रिजिड ट्रस। तो आप देख पा रहे होंगे डियर, लेक्चर टू लेक्चर आपको, है ना, बहुत कुछ डिफरेंट बातें तो जानने मिल रहे हैं, है ना। और मैं पहले से ये बात बोल के रखा हुआ था। तो कल के लेक्चर में देखिएगा, जब मैं इस इक्वेशन को प्रूफ करूंगा, आ रही बात समझ में, तो और भी आपको कई डिफरेंट नेम्स आप देखोगे पिक्चर में आएगा। डिफिशिएंट ट्रस, कोलैप्सिबल ट्रस, रिडंडेंट ट्रस, आ रही बात समझ में। तो इस तरह के, और उसका हर एक का मैं मीनिंग बताऊंगा, हर एक का मैं मीनिंग बताऊंगा। ओके, तो चलिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, फिर मैं आगे बात करता हूं। क्लियर है? ओके सर।
ना अब मैं बात करता हूं कि यदि ये क्या हुआ बताइए, तो एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, राइट। तो इस एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस का मतलब क्या हुआ, टोटल अननोन्स, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टोटल बात करना, क्लियर है। तो यदि मैं इस टोटल एनालिसिस को मैं चाहूं डियर, तो देखिए तो दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं, ओके। पहला एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस, और एनालिसिस का मतलब अननोन को ही फाइंड आउट करना, ओके। सेकंड बात करता हूं मैं इंटरनल पार्ट एनालिसिस। तो ऑब्वियस है डियर, ऑब्वियस है ना। यदि मैं एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो अननोन होगा, है ना, ये फर्स्ट पार्ट और ये क्या बताइए, सेकंड पार्ट। ऑब्वियस है ना। यहां पे जो अननोन होगा ये क्या होगा बताइए, यहां पे जो अननोन होगा क्या होगा, एक्सटर्नल रिएक्शन। एंड एक्सटर्नल रिएक्शन दैट इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, क्लियर। तो यहां पे अननोन क्या होगा बताइए, आर। क्या होगा डियर, आर होगा, क्या होगा, आर। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। आगे चलो देखते हैं फिर। इंटरनल पार्ट एनालिसिस में बात करूंगा, मतलब यहां पर भी मैं कुछ अननोन्स की ही बात करूंगा, एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो यहां पे ऑब्वियस है डियर, है ना। आप तो बहुत आसानी से बता पाओगे जब मैं इंटरनल पार्ट एनालिसिस बोल रहा हूं। तो इंटरनल पार्ट एनालिसिस पे अननोन क्या होगा बताइए, तो यहां पे हो जाएगा अननोन इंटरनल रिएक्शन फोर्स, और इंटरनल रिएक्शन फोर्स दैट इज नथिंग बट मेंबर फोर्स, क्लियर है। जितना नंबर ऑफ मेंबर उतना नंबर ऑफ मेंबर फोर्स। तो अननोन क्या हो जाएगा बताइए, एम, क्लियर है, ओके। एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस और इंटरनल पार्ट एनालिसिस, टोटल एनालिसिस बोलूंगा तो एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, क्लियर है ना बात। अब देखिए इधर, जिस तरह टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, है ना, इसको यदि मैं बात करूं, है ना, मैं कह सकता हूं क्या ऐसे, चलो मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं, टोटल, ऐसा भी समझ सकते हो, टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। तो टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस की बात करते हैं तो टोटल अननोन्स की बात करते हैं हम लोग, और टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करते हैं, मतलब टोटल की बात करते हैं, क्लियर। यदि मैं एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक्सटर्नल अननोन की बात करूंगा, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, क्लियर है। ठीक उसी तरह इधर इंटरनल पार्ट में इंटरनल मेंबर फोर्स, ऐसे ही बात करूंगा, ओके। तो मेरे पास ठीक इसी तरह अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होना चाहिए जब मैं एक्सटर्नल पार्ट को एनालिसिस करने जाऊंगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल, है ना। इस अननोन को मैं सेपरेटली फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मेरे पास अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी होना चाहिए, ओके। ठीक उसी तरह इंटरनल पार्ट एनालिसिस को करने जाऊंगा तो मेरे पास इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो चलिए तो पहले इसमें बात करता हूं, मैं, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस के लिए यदि मेरे को अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पता चल जाए तो क्या मैं इंटरनल पार्ट एनालिसिस के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बता पाऊंगा? तो आपका जवाब होना चाहिए यस। क्यों? तो क्योंकि आपको टोटल एनालिसिस के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पता है 2J। यदि एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस के लिए मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पता चल जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हो इंटरनल पार्ट एनालिसिस में अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होना चाहिए। माइनस कर दोगे ना जी, क्या करोगे? टोटल माइनस दिस, तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको दिस। क्लियर? तो पहले तो इसकी बात करते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस का मतलब ये हुआ डियर कि हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो देखिएगा, ओके,
तो एक पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ, नोट कीजिएगा, है ना। जब मैं एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ओके, तो एनी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या कहा मैंने? एनी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर बात है? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, बताइए तो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, चलिए मैं कुछ प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर बनाता हूं, ओके, चलिए तो चलिए, है ना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक, चलिए इस तरह से मैं बात कर रहा हूं प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, ओके, इस तरह से एक प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर है। क्लियर? यहां पे चलिए मैं कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर देता हूं। आप देख पा रहे हो जिस तरह हिंज और रोलर सपोर्ट, यहां मैं डब्ल्यू लोड अप्लाई कर दिया, एक प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर हुआ। ओके सर, फाइन। चलिए मैं और भी कुछ एग्जांपल लेता हूं, ओके। ये थोड़ा सा नया टाइप का आप देखने को मिलेगा, ओके। यहां पे लोड लगा हुआ डब्ल्यू, ओके। और कुछ एग्जांपल बोलूं क्या मैं? और बना सकता हूं क्या मैं? चलिए और भी छोटा सा बना रहा हूं मैं इसको, इस तरह से देखेंगे आप तो ये हो सकता है कुछ इस तरह से, ओके। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं यहां पे, ओके। ये देखिए 3 तरह का मैं यहाँ पे ट्रस का स्ट्रक्चर लिया हूं, ओके। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ट्रस का स्ट्रक्चर है ना, कौन सा ट्रस का स्ट्रक्चर रिजिड है, अंडर रिजिड है, ओवर रिजिड है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जो अभी मैं नोट पॉइंट आपको बताया है ना, तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है वो किस टाइप के फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहता है, किस टाइप का फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ रहता है। और मैंने यूज किया है ऑलवेज वर्ड यूज किया। क्या बोला मैं? एनी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर बात है जी? तो देखिए, तो प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर की बात करूं डियर, तो यदि मैं इस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर को, प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मतलब पूरे स्ट्रक्चर की बात करो, ये स्ट्रक्चर, ये जो प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें आप फोर्स सिस्टम को देखोगे तो देखिए यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया, ठीक, यहां पे रिएक्शन आया, दिस इज नथिंग बट द फोर्स। यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया। क्लियर बात है? इसमें आप देखोगे तो यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया, यहां पे रिएक्शन आया। ठीक है, चलिए इसमें मैं लोड भी अप्लाई कर देता हूं, लाइक दिस, डब्ल्यू लोड। क्लियर है? तो आप देखोगे इस प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर को यदि मैं एक बॉडी कंसीडर करूं, ओके, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये प्लेन बॉडी की तरह, एक नॉर्मल प्लेन बॉडी की तरह एक करेगा। क्लियर बात है? ओके, तो जब मैं एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसमें जो अननोन्स हुआ वो क्या हुआ बताइए तो? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन Rx Ry, ऐसी बोलूंगा मैं, ये भी Ry, ओके, ये हो जाएगा Rx Ry और ये भी Ry Rx, ओके। यहाँ पे कुछ जॉइंट होता है तो ये चेंज हो जाता है ज्वाइंट के अकॉर्डिंग, मैं जस्ट रिएक्शन फोर्स को दिखा रहा हूँ, ओके। ये हो जाएगा Ry और ये हो जाएगा Rx, ओके, ये हो जाएगा Rx, इस तरह से। तो इसको यदि मैं कंप्लीट बॉडी कंसीडर करूं डियर, तो आप देखोगे जितने भी फोर्सेज है, जो लोड्स है, वो एक ही सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, सभी का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, राइट। तो एक्सटर्नली जब मैं एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने जाऊंगा जो मेरे लिए अननोन होगा, राइट,
तो मैं कितने, मेरे पास अवेलेबल नंबर ऑफ कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, यही तो मैं बात कर रहा हूं इस एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस के लिए। क्लियर है बात? कितने होंगे? तो आपको पता है डियर, किसी भी बॉडी में जब भी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में अननोन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है ना अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 3। समझ गया सर, मैं समझ गया 3 होता है। दैट इज नथिंग बट दी समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूं, एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस करने जाऊंगा तो मेरे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या बोलूंगा? अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होगा बताइए? 3 होगा क्या जी? कितना होगा? 3 होगा क्या? आ रही बात समझ में? और ये जो 3 है ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इतना ही अवेलेबल होगा जब आप एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस करने जाओगे। क्लियर बात है? चाहे वो ट्रस के स्ट्रक्चर में राइट ये आर की वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर। यहां पे आप देखोगे आर की वैल्यू क्या है? 3 है। आर की वैल्यू क्या है यहां पे बताइए? 3 है। ओके, यहां पे देखोगे तो आर की वैल्यू क्या है? 3 है। ओके, यहां पे देखोगे तो आर की वैल्यू क्या है? 4 है। डजंट मैटर। मैं बात कर रहा हूं आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे जब आप एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस करने जाओगे, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने जाओगे फॉर एनी गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर। तो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास कितना होगा डियर बताइए? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा, जो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। इतना ही होगा अवेलेबल आपके पास। क्लियर है? लेकिन जब मैं टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करता हूं, है ना, फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, मतलब टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस की जब मैं बात करता हूं तो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होते हैं डियर, वो क्या होता है? 2J होता है। और ये जो 2J होता है ये कैसा होगा? फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा। कैसा होगा? ये वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो J है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करेगा। लेकिन आप प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर को जब भी देखोगे तो उसमें जो फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है वो ऑलवेज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है। तो जब मैं अननोन्स को फाइंड आउट करने जाऊंगा, मतलब कौन से अननोन को फाइंड आउट करने जाऊंगा? सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने जाऊंगा। ओके, तो इसके लिए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कितना बताइए? 3। और ये हमेशा फिक्स होगा। क्लियर बात है जी? क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आर की वैल्यू, अननोन की वैल्यू जो भी हो, डजंट मैटर। क्लियर है बात? है ना? तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने जाओगे, है ना, मतलब एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस करने जाओगे तो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके ना, अब यदि मैं बात करूं इंटरनल पार्ट के लिए तो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्वल टू कितना होगा? ओके, तो इसको फाइंड आउट कर तो बहुत आसानी से कर पाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमेशा याद रखना डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे जब आप एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस कर रहे हो। और एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो। क्लियर है? देखिए कितना इक्वेशन यूज़ किए हो? 3 इक्वेशन यूज़ किए हो ना। यदि मैं इसको अलग अलग दिखाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा? एक्सटर्नल पार्ट
एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस। क्लियर है? और यदि मैं यहां से बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बताइए? इंटरनल पार्ट एनालिसिस, इंटरनल पार्ट एनालिसिस। क्लियर है क्या बात? ओके, इसको भी ऐसे मैं दो पार्ट में देख पाऊंगा। एक्सटर्नल पार्ट मतलब ये हुआ और इंटरनल पार्ट मतलब इधर होने वाला है ना। इंटरनल पार्ट इसको बोलते हैं जब हम इंटरनल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने जाएंगे जो हमारे लिए अननोन होगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बता पाऊंगा कि अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे जब मैं इंटरनल पार्ट का एनालिसिस करने जाऊंगा। और इंटरनल पार्ट का एनालिसिस करने जाऊंगा मतलब मैं सभी मेंबर्स को ओपन करूंगा, ज्वाइंट में मेंबर फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं कितना, मेरे पास कितना अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इस इंटरनल पार्ट को एनालिसिस करने के लिए, मेंबर फोर्स को एनालिसिस करने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा? सर मैं तो बहुत आसानी से बता पाऊंगा, मेरे पास टोटल है, टोटल एनालिसिस करने के लिए, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2J है, राइट। एक्सटर्नल एनालिसिस करने के लिए, R को फाइंड आउट करने के लिए 3 है अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इसको यदि मैं इस टोटल से माइनस कर दूंगा सर, तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होगा, 2J - 3। वाइल वी आर डूइंग इंटरनल एनालिसिस, है ना, टू फाइंड द इंटरनल अननोन्स, दैट इज इंटरनल रिएक्शन फोर्स, दैट इज एम। क्लियर बात? अब इसको प्रूफ करके देखें क्या? इसको प्रूफ करके देखें क्या बताइए? यहां पर ओके। तो चलिए पहले तो मैं बात करता हूं, यहाँ पे टोटल कितना था? टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना था बताइए? 10 था। कितना था? 10 था। काउंट किए थे ना ऐसे 1 2 3 देखेंगे, फिर यहाँ पे 4 5 6 7, टोटल काउंट कर रहा हूँ 8 9 10। टोटल एनालिसिस करने के लिए मेरे पास कितना था? 10 था। कितना था बताइए? 10 था। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस के लिए हमेशा क्या होगा बताइए? फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होगा ये, चाहे आपके पास R जो अननोन है वो कितना भी हो। क्लियर है? कितना भी हो वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो 10 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो ये 7 क्या बता रहा है? इस 2J - 3 को बता रहा है। तो आप यहाँ पे काउंट करके देख लीजिए, ये 7 ही आएगा। कैसे? J की वैल्यू क्या था? फिर से देखो तो 5 था क्या? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 - 3 इक्वल टू हाउ मच? 5 दूनी 10 और ये 3, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 है ना, ये क्या है बताइए? ये वाला 7, ओके, ये वाला 7, ये क्या हो जाएगा? यही वाला 7 होगा क्या? क्लियर है? तो ये भी एक जनरलाइज्ड एक रिजल्ट मिला डियर मेरे को। ओके, आ रही बात समझ में? एक और इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं मैं, है ना, बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं डियर आपको मैं। ओके, मजा आएगा यदि आप इंटरेस्ट लोगे तो। मैं ट्रस्ट को फुल्ली आपको एनालिसिस करा रहा हूं। ओके, मैं ट्रस्ट को पूरा पढ़ाऊंगा, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा मैं ऑलमोस्ट, है ना, जहां पे प्लेन ट्रस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, राइट। तो मैं बता दिया हूं आपको बी लेवल, बीटेक लेवल और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस, एसएससी जूनियर इंजीनियर, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, एकदम से बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को मैं डेप्थ में जाके बता रहा हूं डियर। ओके, कभी भी नहीं फंसोगे आप ट्रस्ट के क्वेश्चन में, चाहे थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट की बात करूं, चाहे मैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात करो। अब ये जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर आपके लिए। ओके, अब आइए यहाँ पे आइए, याद कीजिए ज्वाइंट मेथड का एनालिसिस, ज्वाइंट मेथड यूज करके हम लोग ट्रस्ट स्ट्रक्चर का फुल्ली एनालिसिस करने गए। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1 लिया था मैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2 लिया था। तो यहाँ पे जैसे 2 की बात कर रहा हूँ, है ना, तो आप फील कर पाओगे अभी जो मैं बात करने वाला हूँ उसको। सर क्या है वो? तो देखिए, तो ज्वाइंट टू ज्वाइंट कंसिडर करते हुए हम लोग सभी फोर्सेस को फाइंड आउट किए, जो फोर्सेस की वैल्यू हमको पूछा गया था, सभी फोर्सेस को, सभी मेंबर में सभी फोर्सेस को फाइंड आउट किए। आपको याद होगा डियर, आपको याद होगा कि जो लास्ट ज्वाइंट होता है, लास्ट ज्वाइंट बोलता हूं, ओके,
हाँ, लास्ट ज्वाइन, ये वाला जो लास्ट ज्वाइन है, राइट, ये जो लास्ट ज्वाइन होता है हम इसको यूज नहीं करते हैं अननोन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, यूजलेस है। ये क्या है? ये यूजलेस है। क्लियर बात? और लास्ट ज्वाइन के जस्ट लास्ट, है ना, या फिर मैं बोलूं लास्ट ज्वाइन जो बचता है ना, और लास्ट ज्वाइन कुछ भी हो सकता है, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट ज्वाइन के जस्ट पहले वाला ज्वाइन मतलब सेकंड लास्ट ज्वाइन, तो क्या बताइए? तो डी। क्या है यहाँ पे? डी है। क्या है? ये डी है ना, ये कैसा है? डी। यहाँ से इंटरनल पार्ट एनालिसिस है ना, ये क्या था मेरा? ये वाला ज्वाइन, ये सेकंड लास्ट ज्वाइन हुआ, ये लास्ट ज्वाइंट, ये लास्ट ज्वाइंट हुआ, और ये क्या हुआ? सेकंड लास्ट ज्वाइंट, सेकंड लास्ट ज्वाइंट। क्लियर? तो आपको याद होगा इस ज्वाइंट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि EC फोर्स की वैल्यू, B फोर्स की वैल्यू, AE फोर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, FED की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बात है? तो मेरे को ये इसका तो नीड पड़ता ही नहीं है ये वाला। तो यदि मैं जो 2J बोलता हूँ, 2J टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि हर एक ज्वाइंट में दो इक्वेशन यूज होना चाहिए, हर एक ज्वाइंट में दो इक्वेशन यूज होना चाहिए। लेकिन डियर यहाँ पे आप देखोगे, है ना, हर एक ज्वाइंट में मैं दो इक्वेशन नहीं यूज किया हूँ। यहाँ 2 इक्वेशन यूज किया हूँ, यहाँ पे 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 कितना इक्वेशन यूज किया हूँ बताइए? तो मैं ये देखिए ये वाला, यहाँ पे 1 इक्वेशन यूज किया हूँ मैं। ओके, यहाँ पे 1 इक्वेशन यूज किया हूँ, और यहाँ पे एक भी इक्वेशन यूज नहीं किया हूँ। तो कितना इक्वेशन यूज नहीं किया हूँ? तो देखो तो जरा, J = 5 है ना, J = 5 है ना डियर। जॉइंट इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब इसको क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 10 इक्वेशन यूज करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे 2 यूज नहीं किया, 2 यूज नहीं किया, और यहाँ पे मैं सिर्फ 1 यूज किया हूँ, मतलब 1 यूज नहीं किया हूँ। टोटल कितना यूज नहीं किया? 3 यूज नहीं किया, 3 यूज नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया डियर बताइए? तो यहाँ पे देखो, ये जो 2J बताता हूँ, ये जो 2J बता रहा हूँ, ये कैसा है? टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब इसमें ये 3 इक्वेशन भी इंक्लूड है, और ये 2J - 3 इक्वेशन भी इंक्लूड है। आप देख लो, दोनों के ऐड करो, 3 + 2J - 3। क्लियर बात है? तो ये कंप्लीट आपको देगा 2J। क्लियर है? तो ये यही बात हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2J है ना, ये जो 2J है, जो 10 है, वो इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसमें कौन कौन से इक्वेशन इंक्लूड है। ये वाला भी इक्वेशन इंक्लूड है जब एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात किया। ओके, और इधर वाला भी इक्वेशन है ना, इंक्लूड है। कौन? कितने इक्वेशन? 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 है ना। तो मैं कह सकता हूं अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओके, 2J - 3, ओके, 2J - 3 इक्वल टू यहां पर, है ना, इंटरनल पार्ट एनालिसिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो रहा है डियर। इन 3 इक्वेशंस का यूज मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं, है ना, यहाँ पे जो 3 इक्वेशन बोल रहा हूँ ना, ये वाला और ये वाला, इसका यूज मैंने ऑलरेडी इधर कर लिया है, 3 इक्वेशन का यूज ऑलरेडी मैंने कर लिया है। क्लियर बात है जी? ओके, तो आप ना दोनों इक्वेशन में एक बार, दोनों क्वेश्चन में देखिएगा, चेक कीजिएगा। हम लोग ना, मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1 और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2, दोनों प्रॉब्लम में चेक कीजिएगा कि लास्ट ज्वाइंट और जस्ट उसके पहले वाला ज्वाइंट में हम लोग ना इक्वेशन यूज नहीं करते। कितना इक्वेशन? लास्ट ज्वाइंट का 2 इक्वेशन यूज नहीं होगा, और लास्ट से जस्ट पहले वाले ज्वाइंट का 1 इक्वेशन यूज नहीं होगा, मतलब 3 इक्वेशन यूज नहीं होता है, राइट। इसका रीजन क्या है कि 3 इक्वेशन को आपने इधर यूज कर लिया। इस तरह से भी आप समझ सकते हो डियर कि इंटरनल पार्ट एनालिसिस में टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे बताइए? 2J होना चाहिए कायदे से, लेकिन 3 मैंने यूज कर लिया इधर, तो 2J - 3। तो मैं कह सकता हूँ अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2J - 3 इन केस ऑफ इफ यू आर डूइंग इंटरनल पार्ट एनालिसिस। क्लियर? तो इन सारी बातों का बहुत ही केयर कीजिएगा डियर। ओके, कल मैं प्रूफ करूंगा स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट। ओके, तो जब भी मेरे को नीड होगा, जब भी मैं आपसे पूछूं, तो आपको जवाब होना चाहिए
कि टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर, तो आपका जवाब होना चाहिए 2J। इंटरनल पार्ट एनालिसिस, एक्सटर्नल पार्ट एनालिसिस की बात करूंगा, मतलब अननोन आर को फाइंड आउट करने की बात करूंगा, तो आपका जवाब होना चाहिए अवेलेबल इक्वेशन कितना होगा, अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। यदि मैं इंटरनल पार्ट एनालिसिस करने जाऊंगा तो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होगा, तो बताओगे आप कितना, 2J - 3। ये सारी पॉइंट्स कल यूज होने वाला है। ओके डियर, तो चलिए फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूं। हो गया क्या? ओके डियर, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत केयरफुली आप इसको, मैं तो बोलता हूं एक बार जरूर रिपीट करके देखिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को। ओके, एक बार पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट डियर, पूरा पढ़ाऊंगा। ओके, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा और मैं बोलूँ स्किप नहीं करूंगा। ओके, तो इतना जब मैं एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूं डियर, है ना, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, राइट? और सारे पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा। ओके, सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में आप नोट कीजिएगा। क्लियर बात है? और जितने भी मैं ये इक्वेशंस एज अ रिजल्ट फॉर्म में बताया है ना, आप चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। क्लियर बात है? तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे 2J - 3, 2J, ठीक है, हमेशा 3, इस तरह की जो चीज़ें को आप बिल्कुल फील कर पाएंगे। लेकिन ट्राई कीजिएगा ऐसे प्रॉब्लम आप कीजिएगा जिसमें आप ना फुल्ली एनालिसिस कर रहे हो, मतलब टोटल अननोन्स को फाइंड आउट करने जा रहे हो, M+R टोटल अननोन्स को, तभी आप फील कर पाओगे कि इस 2J को, इस 3 को और इस 2J - 3 को। क्लियर बात है? तो चलिए डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी यूजफुल रहा होगा आज का लेक्चर, राइट? और अभी तक जितने भी लेक्चर्स आ रहे होंगे, है ना, उनमें कुछ डाउट्स आ रहा होगा, तो कुछ डाउट का जो पॉइंट्स है वो आज मैं रख पाया होगा मैं, और वो क्लियर कर पाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, और भी लेक्चर्स आएंगे, आप अभी कंटिन्यू बने रहिएगा, और भी कुछ डाउट्स के पार्ट होंगे आपके, है ना, वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको कहाँ पर किस तरह के डाउट्स आ सकते हैं। क्लियर बात है? तो चलिए फिर मैं आज के लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूँ। ओके, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा डियर। क्लियर है? थैंक यू सो मच।